वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएससी होम साइंस जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, जिसमें फाउंडेशन के आपके 2 पेपर होंगे। फाउंडेशन पेपर ए, जिसमें कि आपको 2 विषय मिलेंगे, भाषा एवं संस्कृति हिंदी और लैंग्वेज एंड कल्चर इंग्लिश के। और जो फाउंडेशन पेपर 2 है उसका अलग वीडियो बना हुआ है, जिसमें आपको पर्यावरण और योग के क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपके जो 2025 में संभावित प्रश्न आना है उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीप पर सवार कितनी इल्लियाँ थीं? 1, 3, 5, 8। तो जीप पर कुल 3 इल्लियाँ सवार थीं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद आई है? देखिए, ये जो मैथिली शरण गुप्त की जो कविता याद आई थी, ये जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग्य से ली गई हैं। और इसका सही उत्तर है ग्राम जीवन पर लिखी गई मैथिली शरण गुप्त जी की कविता थी, जो अफसर को याद आई थी जब वह खेत में इल्लियों का निरीक्षण करने गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, उर्मिला, कैकई, यशोधरा। तो इनमें से जो उर्मिला नामक रचना है वह मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। साकेत बहुत उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। यशोधरा एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का समय क्या है? तो यह लगभग अक्टूबर 1924 की कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने लिखी? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। किसके संपर्क में आने के बाद मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए थे। इसके बाद वे खड़ी बोली हिंदी में रचना लिखने लगे। इससे पूर्व वे ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह जो कि सोजे वतन के नाम से था, उसकी कितनी प्रतियां अंग्रेजों ने जब्त की थी? तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 700 प्रतियां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त की थी। और यह प्रेमचंद जी इससे पहले उर्दू में लिखा करते थे। और ये सोजे वतन जो है वह कहानी संग्रह, उसमें लगभग 5 कहानियाँ थीं जो कि उर्दू में थी। और इसके बाद वे नवाब राय नाम से लिखा करते थे। और इस जब्ती के बाद वे हिंदी में रचनाएं लिखने लगे प्रेमचंद जी के नाम से। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, शतरंज के खिलाड़ी पर आप देख लीजिए। एनईपी फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा में और किस नाम से की है? तो वे उर्दू में नवाब राय के नाम से पहले लिखा करते थे, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। अंधों का हाथी किसकी रचना है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि शरद जोशी जी की है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो उन्होंने 1919 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है लम्ही। और लम्ही जो है बनारस में है। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो शहर के अखबारों में जीप पर सवार इल्लियाँ जो इस पाठ से लिया गया है। और चने की चर्चा काफ़ी जोरों पर थी, क्योंकि चने के पौधे पर ही इल्लियाँ लगी हुई थी। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। यह किसने कहा था? यह बड़े अफसर ने कहा था। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा लेखक की पुत्री ने कहा था। अगला प्रश्न है, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? तो इल्लियों को इला यानी पृथ्वी की पुत्री कहा गया। तो ऐसा प्रश्न जरूर आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? तो अमानक जातक जो है बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में है, और जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, रंग रामायण किस भाषा का काव्य है? तो रंग रामायण जो है तेलुगु भाषा का काव्य है। रामोपाख्यान किस कृति का अंश है? तो रामोपाख्यान जो है वह महाभारत का अंश है। तो महाभारत के किस पर्व में राम कथा की चर्चा हुई है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है।
और भी वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अलग अलग विश्वविद्यालय में सिलेबस एक सा है, और विद्यार्थी आप लोग ऐसा ना समझें कि ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर है या जीवाजी विश्वविद्यालय का पेपर है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं, या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, सबका सिलेबस एक जैसा है। सभी के पेपर देखिएगा, कुछ पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे, मैंने उनकी PDF भी दे रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न है कुबेर नाथ राय की कृति कौन सी है? तो इसमें रामायण महातीर्थ इनकी रचना है। राम शब्द किस धातु से बना है? तो ये रम धातु से बना है, जिसमें ऋण प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शंकराचार्य जी ने किस उम्र में संन्यास लिया था? तो उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? तो उत्साह निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ 1956 में। यह ग्रंथ किसका है? यह ग्रंथ है अनल के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न है बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही खालिस्तान है। तो इसका नाम है प्रयत्न, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल जी के उत्साह निबंध से लिया गया है। शुक्ल जी का अनुदित ग्रंथ विश्व प्रपंच मूलतः किस भाषा का है? तो यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश की प्राकृतिक दृष्टि से कितने भाग हैं? तो ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि 3 भाग हैं, उस पाठ से लिया गया है, भारत एक है। भारतीय जनता की एकता के असली आधार क्या हैं? तो भारतीय जनता का असली आधार है भारतीय दर्शन और साहित्य, इनसे एक होती है भारत की जनता। इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है पूछा है? तो हुंकार है, रसवंती है, ये प्रसवंती लिखा गया, रसवंती है, रेणुका है, साकेत नहीं है। साकेत किसकी रचना है? साकेत अभी मैंने बताया था वीडियो में, आपने अगर ध्यान से सुना है तो अभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है धर्म नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है? तो धर्म नैतिकता और विज्ञान 1969 की रचना है। व्रत शंकर विजय किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? तो यह चित्त सुखाचार्य जी द्वारा लिखित ग्रंथ है, और यह चित्त सुखाचार्य जी जो हैं किनके सहपाठी रहे हैं? ये आचार्य शंकराचार्य जी के सहपाठी रहे हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्य जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था आर्यम्बा देवी। अगला प्रश्न है चांडाल को गुरु मानकर जिन श्लोकों से शंकराचार्य ने उनकी वंदना की है उनका नाम है क्या? मनीष पंचक। अगला प्रश्न है कलाकृति में कौन सी संधि है? तो कलाधन आकृति, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। यशोगान का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो यशः धन गान, यानी सी वाला विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है इसमें संधि भी आएगा और इसमें पर्यायवाची शब्द भी हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो द्युति है, दीप्ति है, प्रभा है, पुलिन नहीं है, ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो मृगराज है, वनराज है, भृंगराज नहीं है, मृगारी भी है। मृग तो जानते हो आप क्या होता है? मृग यानी मृग, और अरी यानी होता है दुश्मन। यानी मृग का जो दुश्मन है, जिसको अंग्रेजी में डियर कहते हैं, वह शेर है, इसलिए सिंह कहा गया। तो सी वाला ऑप्शन है, भृंगराज नहीं है। भृंगराज एक पौधे का नाम है, दवा में औषधि में यूज़ होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? ये भी आपके सिलेबस में है, एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो ऐसा शिष्य जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न, ये वाला विकल्प सही है। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको OMR सीट मिलेगी। इनमें से सव्यसाची का अर्थ क्या है? इनमें से सव्यसाची का अर्थ होता है जो लेफ्ट हैंड से भी बाण चलाना जानता हो। अगला प्रश्न है छिद्रान्वेषण का क्या अर्थ है? छिद्रान्वेषण का अर्थ है जो दूसरों के केवल अवगुण देखता है, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है प्रतीचि का सही विलोम क्या है? विलोम यानी उल्टा आपको बताना है, तो विलोम भी है इसमें, तो प्रतीचि का विलोम है प्राची। अगला है मूढ़ का सही विलोम है, यानी सही आपको बताना है। तो मूढ़ होता है मूर्ख, तो मूढ़ का अपोजिट हो जाएगा विद्वान। अगला प्रश्न है
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो आप देख रहे हैं देवनागरी लिपि है। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा है? तो पहला पुरुषार्थ माना गया धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। इनके क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य था स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण। अगला प्रश्न है अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा कैसी होती है? हमेशा परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या सरकारीकरण? तो सरकारीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा का मानकीकरण क्या है? अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का सही विलोम बताना है आपको। तो हर्ष का सही विलोम है विषाद। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है भारत में उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। कहाँ पर नहीं पड़ा है? कृषि के क्षेत्र पर उदारीकरण का भारत में सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें और भी प्रश्न आते हैं, जैसे पूसा योजना के बारे में आता है, भाषा से संबंधित आता है। तो और भी जो सैम्पल वीडियो हैं उनको आप देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। यहीं पर थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।